हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 2 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं उससे हम शुरुआत करेंगे सो दैट आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप जानते हो इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है, उसी को ही इकोसिस्टम कहा जाएगा, है ना। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक फैक्टर्स है ना, जिसमें प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे, ये सब बायोटिक फैक्टर्स है। और बायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके मतलब बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिलके इकोसिस्टम बनता है ना। उसके बाद हम लोगों ने उसके हिसाब से उसके ये किया था कि फूड चेन को स्टडी किया था, और फूड चेन में हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स को देखा था, जिसमें कंज्यूमर्स के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था स्टूडेंट्स, है ना। कंज्यूमर के अलग अलग टाइप्स देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्शरी या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर्स देखे थे, है ना। और ये कैसे डिपेंड होता है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है ना, कि उसको कौन खाएगा या फिर वो क्या खाएगा, फूड दे ईट एंड प्रे देम फीड ऑन, ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर कंज्यूमर्स को हम लोगों ने डिपेंड किया था, है ना। और जिसके थ्रू हम लोगों ने फूड चेन स्टडी किया था। और फूड चेन में अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक चार्ट को स्टडी किया था, कुछ इस तरह से वो चार्ट स्टूडेंट, है ना, जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा था कि सूरज से मिलने वाली रोशनी जो है वो सोलर एनर्जी से मिलने वाले रिन्यूएबल सोर्स है, उसको सबसे पहले ग्रास रिसीव करता है जो कि प्रोड्यूसर्स है ना। उनको फिर फ्रॉग खाएगा जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, शॉप ग्रॉस शॉपर खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद उसे नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को थर्शरी कंज्यूमर जैसे स्नेक खाएगा। उसके बाद एपेक्स कंज्यूमर्स है जो ईगल वगैरह वो खाएगा, और ईगल वगैरह ये मरने के बाद उसे माइक्रोब्स ये करेंगे जिसे डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन थी, और बहुत सारी फूड चेन जब मिलके फूड वेब होता है, ये भी हमने देखा, है ना। तो इकोसिस्टम को अगर हम जब रिव्यू करते हैं, है ना, या फिर उसकी समरी देखते हैं, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इकोसिस्टम में ये दोनों कंपोनेंट बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों कंपोनेंट इसेंशियल है। नॉट ओनली दैट, ये जो फूड चेन जो होता है, हर एक फैक्टर्स अपना अपना इकोसिस्टम में अपना अपना रोल सही ढंग से फॉलो करता है, और उतना ही हर एक का एक एक इम्पोर्टेंस है। मतलब एक भी अगर कंपोनेंट उसमें से कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया तो इकोसिस्टम अनबैलेंस होगी। जैसे अगर हम बात करें प्रोड्यूसर, ये प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स का एक अपना एक रोल है, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं डियर, गोट, शिप्स, हॉर्स वगैरह, कैमल्स, जिसे हर्बीवोरस हम कहेंगे, है ना, उनका भी एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। उनके ऊपर लायन, टाइगर जो है ना, उनका इक्वली कंट्रीब्यूशन उसमें आता है। नॉट ओनली दैट, वो मरने के बाद उनको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। तो बोलने की कोशिश मतलब बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इको फूड चेन में या फिर इकोसिस्टम में हर एक का अपना अपना रोल इम्पोर्टेंट है। वो अगर उसमें से एक भी कंपोनेंट अगर एक्सेस हो गया या फिर नष्ट हो गया तो इकोसिस्टम पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगी, है ना। तो इकोसिस्टम बैलेंस रखने के लिए हमारा रोल इम्पोर्टेंट है ना। इन्वायरमेंट को क्लीन करना ये हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसे ही फैक्टर्स के कारण ही हमारा अपना एक रोल है, अपना एक अस्तित्व है। आप लोगों को पता होगा, एक यहाँ काफ़ी अच्छे से सेंटेंस दिया है, जियो जीवस्य जीवनम, एक संस्कृत स्लोगन है स्टूडेंट्स, है ना, कि मतलब एक जीव के ऊपर दूसरा जीव, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है। ये एक फूड चेन है ना। और इसीलिए खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, क्योंकि ये अगर चेन सक्सेसफुल होगी तभी सही मायने में ये स्लोगन सक्सेसफुल होगा। जियो जीवस्य जीवनम, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, या फिर पूरी फूड चेन एक में के ऊपर डिपेंड है। इकोसिस्टम के इस चैप्टर में आप लोगों ने एक चार्ट्स भी देखा था स्टूडेंट्स, अगर याद होगा कि इकोसिस्टम को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था 2 पार्ट में।
अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर्स, है ना। यहाँ एक एक्टिविटी के रूप में दिया है, ये भी एग्जाम में आपको बोर्ड में आ सकती है। फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? एयर, वाटर, वेपर्स, सॉइल, सनलाइट वगैरह। केमिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट्स आएगा। ये न्यूट्रिएंट्स के फिर से दो टाइप स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। वेयर एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सब इसमें इंट्रोड्यूस होगी, है ना। ये तो हुआ अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, और जिसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना, जिसमें एनिमल्स आ सकते हैं। एनिमल जो ग्रुप में आएगा उसे कंज्यूमर्स हम कहते हैं, और डिकम्पोजर जो ग्रुप में आएगा उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। कंज्यूमर्स को हम लोगों ने फिर से डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, है ना, जो कि एक में एक से रिलेटेड है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट फ्लो चार्ट हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था और इस बार भी हम देख रहे हैं। यहाँ एक इंसिडेंट दिया है और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट्स कि साउथ इंडिया में पैडी की ये की जाती है, खेती की जाती है। पैडी मतलब हम लोग बोल सकते हैं चावल, धान वगैरह है, उसकी खेती की जाती है ना। तो ऐसे समय पे उनको खाने के लिए ग्रॉसहॉपर्स वो पैडी फील्ड के ऊपर अटैक करते हैं, है ना। जब वहाँ ग्रॉसहॉपर होते हैं तो उनको खाने के लिए वहाँ आप देखोगे बहुत सारे फ्रॉक्स भी होते हैं, और वहाँ वो चीज़ें दलदल की होती है, जहाँ पानी में आप जानते हो धान निकलता है, चावल निकलते हैं, तो वहाँ सांप की भी संख्या होती है ना। तो यहाँ देखने को ये मिलेगा डेफिनेटली एक ये फूड चेन है, ठीक है। सनलाइट, उसके बाद पैडी फील्ड के ऊपर ग्रॉसहॉपर के ऊपर फ्रॉग के ऊपर स्नेक, है ना। तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अगर मान लीजिए कि वो फ्रॉक्स की संख्या कम हो गई तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी तरह से जो इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक की संख्या बढ़ रही है, एक की संख्या कम हो रही है ना। डेफिनेटली इसका परिणाम सबके ऊपर होगा, पैडी फील्ड के ऊपर भी इसका परिणाम होगा। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दैट इज द सेकेंडरी, लेकिन सब के ऊपर वो परिणाम होगा। मान लीजिए कि फ्रॉक्स की संख्या कम हो गई, है ना, तो फ्रॉक्स किसे खाता है? फ्रॉक्स किसे खाता है? फ्रॉक्स जो है ग्रॉसहॉपर को खा जाएगा। ग्रॉसहॉपर क्या हो जाएगा? ग्रॉसहॉपर बढ़ने लगेंगे, है ना। वेयर एज स्नेक क्या हो जाएंगे? स्नेक की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उनको खाने के लिए ग्रॉसहॉपर ही नहीं मिलेगा, है ना। खाने के लिए उनको फ्रॉक्स ही नहीं मिलेंगे। तो जब भूखे रहेंगे तो भूख रहने के कारण उनकी जान जा सकती है, उनकी संख्या कम हो जाएगी। मतलब पूरी तरह से ये जो इकोसिस्टम का इक्वल हर एक पार्ट्स जो कि इन्वॉल्व था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। और इसीलिए इकोसिस्टम ये इम्पोर्टेंट रोल कैरी करता है। इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट रोल कैरी करता है इन्वायरमेंट के लिए, बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम देखेंगे, और साथ में ही इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस किस तरह से होता है ये भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।